वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा? बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज, मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, एरोबिक एंड एनारोबिक सिस्टम ड्यूरिंग रेस्ट एंड एक्सरसाइज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग एनर्जी कॉस्ट ऑफ एक्सरसाइजेस। ठीक है, बेसिकली ये दो पार्ट में डिवाइड है आपका। एक ये वाला पोर्शन हो गया और एक ये वाला पोर्शन हो गया आपका। मतलब यहाँ तक का जो पोर्शन है आपका, इसको आप इन शॉर्ट क्या बोल सकते हो? एनर्जी सिस्टम। ठीक है। और जब एनर्जी सिस्टम पढ़ लोगे तो उसके बाद ही आप पता लगा सकते हो कैसे जो आपका एनर्जी बना है, तो कितनी कॉस्ट लगी है उसके ऊपर आपकी। ठीक है, मतलब कि बेसिकली जो एनर्जी बना है आपका, तो उसमें कितना एनर्जी आपका खर्च हुआ है, कितना एनर्जी बना है, तो उसको कैसे मेजर कर सकते हो आप। तो ये फिर आपका आगे है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेस। देखिए, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कुछ चीजें, कुछ बेसिक चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ओके। अगर मैं ये तीन चीज लिखूं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन तीन चीजों से आप क्या समझते हैं? क्या है ये चीज? चैट बॉक्स में बताइएगा मुझे प्लीज। ये तीन चीज क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट क्या है? और इसको आप और क्या बोल सकते हो? यस, ये बता दो, इसको और क्या बोल सकते हो आप लोग? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को। यस, वेरी गुड। क्या बोल सकते हैं? एनर्जी सोर्सेज बोल सकते हैं। ठीक है, गुड। एनर्जी सोर्सेज बोल सकते हैं हम लोग। ओके, और कोई नाम इसका? बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप लोग, गुड। एनर्जी सोर्स बोल सकते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं। ओके, और बताइए, और क्या बोल सकते हैं? और बोल सकते हैं, फ्यूल बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश शहजाद। क्या बोल सकते हैं हम लोग? फ्यूल बोल सकते हैं। ओके, और बताइए? न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स भी बोल सकते हैं, इसी के अंदर आगे न्यूट्रिएंट्स तो आपका। और क्या बोल सकते हैं इसके अलावा? यस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसको और क्या बोल सकते हैं? एनर्जी सोर्स, फ्यूल बोल सकते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं। इसके लिए और एक नाम दिया गया है इसको। ठीक है, जिसको इसको और आप लोग क्या बोल सकते हो? इसको आप बोल सकते हो और एनर्जी सबस्ट्रेट्स। क्या बोल सकते हो? एनर्जी सबस्ट्रेट। ठीक है, तो ये नाम याद रखना आप लोग। इसको और क्या बोल सकते हो? एनर्जी सबस्ट्रेट। और ये वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सबस्ट्रेट। ओके, तो आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को और क्या बोल सकते हो? सबस्ट्रेट या एनर्जी सबस्ट्रेट जो है वो हम लोग बोल सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या क्या हमारे एनर्जी सबस्ट्रेट? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये हमारे एनर्जी सबस्ट्रेट है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे किसी एक चीज को उठाऊं, मान लो किसी भी कार्बोहाइड्रेट को मैंने यहाँ पे उठाया। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हुआ आपका? ये कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, आप लोग मुझे इन द मीन टाइम चैट बॉक्स में इसका एंजाइम बताएंगे कि कौन सा एंजाइम इसको ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो हमने कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन किया ग्लूकोज के अंदर। अब ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, ये सॉरी, ये जो ग्लूकोज है आपका ब्लड वेसल्स के अंदर रेगुलेट करता रहता है। क्या होता है? मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर आपका जो है ये ट्रैवल करता रहता है। ओके, अब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज अगर आपने खाया है, क्या अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपने खाया है, तो ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके बॉडी में जाके स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि हमने क्या देखा कि भाई कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहा है, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, ये क्या कर रहा है? एक रास्ता, एक ना पाथ फॉलो करता है। क्या करता है? एक पाथ फॉलो कर रहा है। मान लो ये पाथ फॉलो कर रहा है एक। ठीक है, और ये सब कहाँ होता है आपके? ये सारी चीजें आपकी कहाँ होती है? आपके सेल के अंदर हो रही है। कहाँ हो रही है? आपके सेल के अंदर हो रही है। तो ये जो रास्ता फॉलो कर रहा है, ये जो केमिकल पाथवे फॉलो हो रहा है इसका, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली इसी को हम लोग जो है बायो एनर्जेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायो एनर्जेटिक्स। क्या कहने का मतलब है सिंपल फॉर्म में? सिंपल फॉर्म में मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, इसको जब आपने ब्रेक डाउन किया, ठीक है, तो ये केमिकल फॉर्म में ब्रेक डाउन हुआ। ठीक है, C6H12O6, क्योंकि इसी से आपका एनर्जी मिलता है। तो ये केमिकल फॉर्म में ब्रेक डाउन हुआ। और ये केमिकल फॉर्म में ब्रेक डाउन होने के बाद क्या करता है? आपके
बॉडी के अंदर जाके स्टोर्ड हो जाता है। अगर एक्स्ट्रा है तो बॉडी के अंदर जाके स्टोर्ड हो जाएगा या फिर ब्लड वेसल्स के अंदर आपका घूमता रहेगा। तो ये क्या करता है, एक रास्ता, एक पाथवे फॉलो करता है। उस पाथवे को फॉलो करके जो ये ट्रैवल कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायो एनर्जेटिक्स। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग, बायो एनर्जेटिक्स। देखो थ्योरी देख लो, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा इसके बारे में। क्या कह रहा है, देखो, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इंजेस्टेड फूड्स आर प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। दीज आर बेसिक फ्यूल्स और एनर्जी सबस्ट्रेट। ईच सेल कंटेन्स अ केमिकल पाथवे दैट कन्वर्ट दीज सबस्ट्रेट टू एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड बाय द by that cell, other cell that can process is called bioenergetics। ठीक है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये ब्रेक डाउन हुआ आपका सबसे पहले ग्लूकोज में। ठीक है, मान लो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो इस ग्लूकोज से आपने क्या कर दिया, एनर्जी बना लिया, एटी बना लिया। तो ये जो पाथवे फॉलो हो रहा है, इस पाथवे को हम लोग क्या बोलते हैं, बायो एनर्जेटिक्स। और हमें यही पाथवे ही फॉलो स्टडी करना है, इस पाथवे को हमें स्टडी करना है इस टॉपिक के अंदर, कि कैसे ग्लूकोज से हमने एटीपी बनाया, कैसे ग्लूकोज से हमने एनर्जी बनाया। और इस पाथवे के अंदर, इस रास्ते के अंदर जो भी मान लो C6 H12 और O6, ये जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे था, इसमें जो और ब्रेक डाउन होने लग गया, ठीक है, इसके अंदर जो भी केमिकल चेंजेस हुआ, ठीक है, जो भी केमिकल रिएक्शंस हुआ, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म भी आपकी दो तरीके की होती है। कैसे कैसे, एक होती है आपकी कैटाबॉलिज्म और एक होता है आपका एनाबॉलिज्म। ठीक है, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है आपका, यस करेक्ट, कैटाबॉलिज्म क्या होता है कि जब आपका लार्जर फ्लूइड मॉलिक्यूल से ब्रेक डाउन करके आप शॉर्टर फूड मॉलिक्यूल्स के अंदर उसको कन्वर्ट करते हो। ठीक है, क्या, लार्जर मान लो कोई ये बड़ा फूड का मॉलिक्यूल है, ठीक है, इतना बड़ा फूड का मॉलिक्यूल, इसको आपने क्या किया, ब्रेक डाउन करके छोटा कर दिया एग्जांपल के लिए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, ध्यान रखना, कैटाबॉलिज्म, ये एक वर्ड आपका आएगा कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट एक वर्ड आपका आएगा, इसका मतलब ही क्या होता है, ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेक डाउन। तो ये जितने भी आपके वर्ड देखने को मिलेंगे आपको, कैटलिस्ट या कैटल वर्ड जो आपको देखने को मिलेगा, ये कौन सा प्रोसेस होता है आपका, ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस, कंस्ट्रक्टिव, मतलब इसके अंदर ब्रेक डाउन होंगी चीजें, क्या होंगी इसके अंदर चीजें, ब्रेक डाउन होंगी। तो समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, रटना नहीं। ठीक है, तो जैसे अभी आपका है कैटलिस्ट एंजाइम। कैटलिस्ट एंजाइम का मतलब क्या हो जाएगा कि ऐसे एंजाइम जो लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेंगे स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, तो वो एंजाइम, कैटलिस्ट एंजाइम मतलब क्या, वो ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम है आपके। ओके, तो ये आपका, और इसी का रिवर्स हो जाता है आपका एनाबॉलिज्म। रिवर्स इसका एनाबॉलिज्म हो जाता है आपका, मतलब शॉर्टर फूड मॉलिक्यूल्स है, उससे लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स बन रहा है आपका, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एनाबॉलिज्म बोल रहे हैं। ये दो प्रोसेस था आपका मेटाबॉलिज्म के अंदर। ओके, अब देखो, जैसे कि आपने क्या देखा कि ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये मान लेते हैं हम लोग, कोई भी एक मॉलिक्यूल मान लो, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लो कोई भी एक फूड आपने कंज्यूम किया, इसके अंदर मान लो इस तरीके का, ऐसा रियलिटी में नहीं होता, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ बस मैं, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि जो आपको एनर्जी मिलती है ना, एनर्जी वो मिलती कैसे है। आपने क्या देखा कि भाई आपने कार्बोहाइड्रेट कोई भी फूड खाया, वो ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, फिर इस ग्लूकोज के अंदर भी फर्दर आपके कैटाबॉलिज्म होता है, ये ब्रेक डाउन होता है, और लास्ट में जाके फिर आपको एटीपी मिलता है। तो इससे आपको कितनी एटीपी मिलेगी, कितनी एनर्जी मिलेगी, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड होता है, ये डिपेंड होता है कि आपने देखा भाई ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन हुआ, तो एग्जाम्पल के लिए इसके अंदर कार्बन के 6 एटम्स हैं। ठीक है, 6 कार्बन के इसके अंदर एटम्स हैं। इसका जो बॉन्ड होगा ना, बॉन्ड उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो किसी भी फूड का जितना स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होगा, क्या, जितना स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी आपको देगा ये।
क्या, उतनी ज्यादा एनर्जी आपको देगा। तो किसी भी फूड मॉलिक्यूल का जितना स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होगा उतनी ज्यादा आपको एनर्जी मिलेगी। किसी भी फूड मॉलिक्यूल का जितना वीकर केमिकल बॉन्ड होगा, क्या, वीकर केमिकल बॉन्ड होगा, उतनी कम एनर्जी मिलेगी, उतनी आपको लेस एनर्जी मिलेगी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, तो ये चीज आपने देखी। सेम चीज यहाँ पे भी आपका लिखा हुआ है कि जिसका वीक रहेगा केमिकल बॉन्ड, मॉलिक्यूलर बॉन्ड जिसका वीक रहेगा वो आपको लिटिल एनर्जी देगा, और जिसका मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होगा वो उसका जो है आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगा। जैसे आपका फैट के अंदर एक पाल्मेटिक एसिड, ठीक है, वो मतलब 142 या समथिंग लाइक एटीपी आपको देता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो ये चीज है इसके अंदर। अब देखिए, जैसे आपके बॉडी के अंदर एनर्जी सिर्फ हमें एनर्जी हमें सिर्फ मूवमेंट के लिए नहीं, मतलब बॉडी के मूवमेंट के लिए नहीं सिर्फ, ठीक है, मतलब सिर्फ स्केलेटल मसल्स को ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपके हार्ट, आपके ब्रेन, सबको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये चीज आपने बिल्कुल पढ़ी होगी। इसके साथ साथ जो आपके कई सारे ऐसे मिनरल्स हैं, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है, और भी बहुत सारे आपके मिनरल्स हैं, तो उनको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है मूवमेंट के लिए। क्या भाई, इनको भी एनर्जी चाहिए ट्रैवल करने के लिए, इनको मूवमेंट करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए फूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका कार्बोहाइड्रेट, यू विल गेट टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। नॉट ओनली कार्बोहाइड्रेट, आपका सारे, चाहे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, सबका अपना अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, सबका अपना अलग अलग काम है, और सारी चीजें ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप कोई हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हैं, दिस इज वेरी कॉमन थिंग, अगर आप हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हैं तो उसके लिए प्राइमरी कौन सा फ्यूल रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा सबस्ट्रेट रिस्पॉन्सिबल है, सभी को पता है कि ग्लूकोज रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। क्या, ग्लूकोज आपका, या मतलब आप कार्बोहाइड्रेट उसके लिए सबसे प्राइमरी सोर्स है आपको एनर्जी देने के लिए, हाई इंटेंसिटी की अगर आप एक्सरसाइज करते हैं। अगर यहीं पे आप जो है लेस इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के टाइम पे, लेस इंटेंसिटी की, उस टाइम पे ये दोनों फूड मॉलिक्यूल कौन कौन से, ग्लूकोज और फैट, ये दोनों साथ मिलके आपको एनर्जी देते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, कई बार एग्जामिनर ना फंसाने की कोशिश करता है। कैसे फंसाने की कोशिश करता है, इस तरीके से फंसाने की कोशिश करता है कि ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइजेस विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट्स आर यूज्ड, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ऑप्शन में दे दिया एग्जांपल के लिए, प्रोटीन, फैट, ग्लूकोज, और इसके बाद दे देता हूं मैं आपको एक और एग्जांपल के लिए, नन ऑफ दी अबव एग्जांपल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको पहले पहले ए में दे देता हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बी में दे देता हूँ मैं सेकंड, थर्ड, सी में दे देता हूँ मैं फर्स्ट, थर्ड, और डी में देता हूँ मैं आपको नन ऑफ दी अबव। क्या आंसर बोलोगे इसका, बताइए। अगर मैं यहीं पे इस क्वेश्चन को अब चेंज कर देता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूँ, और चेंज करके अगर मैं लिख दूं इसमें, ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइजेस विच ऑफ द फॉलोइंग, ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइजेस which is the primary सबस्ट्रेट, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइजेस के टाइम पे कौन सा हमारा प्राइमरी सबस्ट्रेट होता है, आप क्या बोलोगे, क्या, फैट। समझिए किस तरीके से ध्यान देना है आपने इन क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये चीज है।
अब यही सेम सेम इसी तरीके से ना एनटीए ने एक बार क्वेश्चन फंसाया था। मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है, मे बी 19 का या 18 का क्वेश्चन था, 2019 या 18 का। ठीक है। तो उस टाइम पे क्या था, ये जो मैंने आज से पहले क्वेश्चन पूछा था उस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, तो उसके अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट भी ऑप्शन में था और फैट भी ऑप्शन में था। ठीक है। और एनटीए ने वही माना था। अब कई बारी बच्चे उसमें कंफ्यूज, प्राइमरी मींस मतलब मेन सोर्स ऑफ एनर्जी आप कह सकते हो, मेन सोर्स प्राइमरी या मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। मेनली हम कहाँ से यूज करते हैं, कहाँ से हमें सबसे ज्यादा एनर्जी मिलता है, जब हम प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज करते हैं लो इंटेंसिटी की, तब मेनली एनर्जी हम जो है वो फैट से यूज करते हैं। ठीक है। यस। चलिए, तो ये चीज इसको ध्यान रखना है आपने। तो ड्यूरिंग इंटेंस शॉर्ट ड्यूरेशन हम लोग कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं, और फैट के ऊपर लेस रिलाय होते हैं हम लोग। यहीं पे जब हम लॉन्ग ड्यूरेशन की एक्टिविटी करते हैं लेस इंटेंसिटी की, तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट और फैट के ऊपर रिलाई करते हैं, बट प्राइमरली हमारा क्या रहता है, फैट रहता है। तो आपको ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की स्पेसिफिकली, किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भावनाओं को समझो। ठीक है। इनिशियल, बिल्कुल, अगर इनिशियल है आपका लेस इंटेंसिटी में, तो ग्लूकोज यूज होता है आपका। ठीक है। अगर लेस इंटेंसिटी के साथ भी आप यूज कर रहे हो आप, ठीक है, तो लेस इंटेंसिटी के साथ कर रहे हो तो प्राइमरी ग्लूकोज ही होगा आपका। ठीक है। फिर उसके बाद फैट के ऊपर आपका बॉडी जाता है। यू विल गेट टू नो द कंप्लीट प्रोसेस। ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करने वाले। चलिए, कार्बोहाइड्रेट। तो अब कार्बोहाइड्रेट जो है आपका, जब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो ये ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है। और कौन सा एंजाइम इसको ब्रेक डाउन करता है जी, इसको आपका अमाइलेज एंजाइम ब्रेक डाउन करता है। कौन सा, अमाइलेज एंजाइम इसको ब्रेक डाउन करता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना आप लोग, एंजाइम जिसके सफिक्स में लास्ट में एज देखने को मिल जाए, दीज थिंग्स आर मोस्टली एंजाइम। ठीक है, जिसके लास्ट में आपको एज, अमाइलेज, तो क्या हो गया, ग्लूकोज में ये कन्वर्ट हो गया। और यही अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके बॉडी के अंदर आ गया, ठीक है, तो ये आपके बॉडी में दो फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, मतलब एक फॉर्म में ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये स्टोर होगा आपके बॉडी में, कहाँ कहाँ, एक तो आपके लिवर में, और दूसरा आपके मसल सेल के अंदर। ठीक है, मसल सेल के अंदर। अच्छा, आप में से किसी को पता है मसल सेल के अंदर, मसल तो है आपका, मसल का सेल है, मान लो ये सेल है, तो सेल के अंदर कहाँ स्टोर होगा ये, यस, इज देयर एनीवन हु नोस कि भाई ये जो एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन है ये स्टोर कहाँ होगा सेल के अंदर, लिखिए। तो मसल सेल के स्पेसिफिक जगह कहाँ पे आपका, साइटोसोल में स्टोर होता है। कहाँ, साइटोसोल के अंदर आपका स्टोर होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग। चलिए, तो हमने क्या देखा, हाँ, लिवर के अंदर 110 ग्राम स्टोर होता है आपका ग्लाइकोजन, और आपके मसल सेल के अंदर 400 ग्राम जो है वो ग्लाइकोजन स्टोर होता है। तो ये चीज देखा आपने कार्बोहाइड्रेट के अंदर। प्राइमरी, जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, ठीक है, चाहे आप शॉर्ट ड्यूरेशन की करें या लॉन्ग ड्यूरेशन की करें, तो कार्बोहाइड्रेट को मोस्टली प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल एज ए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। और क्या है कार्बोहाइड्रेट में, देखते हैं। अरे सॉरी, साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है आपका, साइटोसोल लिख दिया, साइटोप्लाज्म में। साइटोसोल तो जगह है स्पेसिफिक, एक कोना हो गया, साइटोप्लाज्म। ठीक है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है। साइटोसोल क्या होता है, मतलब सेल है आपका, इसके अंदर एक साइड में एक कोना होता है आपका, उसको हम लोग साइटोसोल कहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म आपको पता ही है, फ्लूइड है। तो ये चीज साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है आपका। और ये सिर्फ आपका ब्रेन के अंदर, सिर्फ किससे एनर्जी लेता है आपका ब्रेन, ग्लूकोज से आपका ब्रेन सिर्फ एनर्जी लेता है। ठीक है। और जैसे हम लोगों ने देखा कि लिवर के अंदर 110 ग्राम स्टोर है, और मसल के अंदर आपका 400 ग्राम जो है स्टोर होता है, क्या, आपका ग्लाइकोजन। और आपको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी देता है, 4.1 किलो कैलोरीज जो है आपको एनर्जी देता है। अब कई बच्चे कंफ्यूज आते हैं बहुत बारी कि क्या कैलोरीज और किलो कैलोरीज सेम है क्या,
कैलोरीज और किलो कैलोरी सेम है क्या? जी बेटा, ये दोनों सेम है आपका, ठीक है। अगर हम ह्यूमन के अंदर स्पेसिफिकली बात करें तो किलो कैलोरीज की हम लोग बात करते हैं। इसके अंदर एक और चीज है कि भाई आप जब उसको हीट को जब बर्न करोगे आप इसके, तब जाके ये निकल के आएगा। दैट वी विल स्टडी इन कैलोरीमेट्री, कैसे इसको बर्न करके हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री के अंदर स्टडी करेंगे। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है आपके लिवर और स्केलेटल मसल्स के अंदर कितना स्टोर हो जाता है? 2500 से लेके 2600 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। कितना आपके ग्लाइकोजन का स्टोर कितना है जी? ग्लाइकोजन का स्टोर है आपका 2500 से 2600 किलो कैलोरीज, ठीक है। कहाँ पे? आपके बॉडी के अंदर। यहीं पे अगर आप फैट की बात करोगे तो फैट का स्टोर कितना है? देखो 70,000। कितना? जहां मान लो ये 2500 है, ठीक है, 22,500 है, फैट का स्टोर कितना है? 70,000। कितने टाइम्स? मान लो कि इसके 35 टाइम्स, ठीक है, 32-33 टाइम्स जो है, इसे 30 से 35 गुना ज्यादा जो है आपका फैट का स्टोर रहता है कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में आपके बॉडी के अंदर। सोचो कितना एनर्जी देता होगा फैट। सोच सकते हो आप लोग फैट से कितनी एनर्जी मिलती होगी आप लोगों को? जब सोचो कार्बोहाइड्रेट स्टोर इन द लिवर इतना, और द इक्विवेलेंट ऑफ द एनर्जी नीडेड फॉर अबाउट 40 किलोमीटर्स और 25 माइल्स ऑफ रनिंग। इतना स्टोर आपको 25 किलो कैलोरीज जो है सफिशियंट है आपको 25 माइल तक रनिंग करने के लिए, या फिर 40 किलोमीटर तक रनिंग करने के लिए। आपके बॉडी के अंदर 70,000 किलो कैलोरीज स्टोर्ड है। अब सोचो इससे कितना आपको एनर्जी मिल रहा है, कितना लंबा आप एक्सरसाइज कर सकते हो। तो ये चीज है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अब बात करते हैं फैट की। फैट, ठीक है। अब फैट ब्रेक डाउन होता है आपका किसमें? आपका ग्लिसरोल में ब्रेक डाउन होता है। इसका काफी लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। इसके अंदर इसका इमल्सिफिकेशन होता है, कई सारी चीजें होती हैं इसकी, ठीक है। तो ये ब्रेक डाउन हुआ आपका ग्लिसरोल के अंदर, और फिर ग्लिसरोल में ब्रेक डाउन होने के बाद ये आपके बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। किसके फॉर्म में? ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में आपके बॉडी के अंदर जाके ये स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब ये फैट से आपका ग्लिसरोल के अंदर जो ब्रेक डाउन हुआ है, कौन से एंजाइम की वजह से हुआ है? लाइपेज एंजाइम की वजह से हुआ। इससे लाइपेज एंजाइम की वजह से ये ब्रेक डाउन हुआ और आपके बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में ये जाके स्टोर हो गया। अब ये जो फैट है आपके, फैट कई टाइप्स के होते हैं आपके, ठीक है। फैट कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हो गया आपका, स्टेरॉइड्स हो गया आपका, ठीक है। ये कई टाइप्स के आपके फैट होते हैं। तो जिस आपको एनर्जी जो है सिर्फ ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में जो फैट स्टोर्ड हुआ है यही देता है सर। क्या? कि अगर आपको फैट से एनर्जी बनाना है तो ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में जो आपका फैट स्टोर्ड हुआ है वही आपको एनर्जी देता है। और ये ट्राइग्लिसराइड जब आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो ट्राइग्लिसराइड्स फर्दर ये ब्रेक डाउन होता है फ्री फैटी एसिड्स के अंदर। इसमें फ्री फैटी एसिड्स के अंदर ये ब्रेक डाउन होगा या ग्लिसरॉल के अंदर ये ब्रेक डाउन होगा, और तब जाके जो है आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तब जाके आपको एनर्जी मिलेगी। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि हम बात करें एक फॉस्फोलिपिड्स की, अगर हम बात करें तो फॉस्फोलिपिड्स का क्या क्या काम है? मतलब फैट का जो एक टाइप है आपका फॉस्फोलिपिड्स, उसका क्या क्या काम है? जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई ये न्यूरॉन है, ठीक है, और न्यूरॉन के ऊपर एक शीट थी यहाँ पे, ये माइलिन शीट। किस चीज से मिलकर बनी? किस चीज से ये है? ये इसकी कवरिंग किस चीज की है इसकी? फॉस्फोलिपिड की कवरिंग है। किसकी कवरिंग है? फॉस्फोलिपिड्स की कवरिंग है, ठीक है। अब जैसे कि आपका सेल है, सेल, ये आपका सेल है। तो सेल के ऊपर जो ये मेम्ब्रेन होती है आपकी, ना पढ़ा ना आप लोगों ने मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो इस सेल के ऊपर जो आपकी मेम्ब्रेन है ये किस चीज की है आपकी? ये भी फॉस्फोलिपिड्स की है। किसकी है? फॉस्फोलिपिड्स की। सेल मेम्ब्रेन भी किसकी होती है आपकी? फॉस्फोलिपिड्स की होती है। यहीं पे हम बात करें अगर आपके स्टेरॉइड्स की, जो एक फैट का टाइप है, तो इसका मेन काम क्या होता है? इसको हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं। क्या? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। बिल्डिंग ब्लॉक न्यूरोट्रांसमीटर।
स्टेरॉइड्स फॉर सेल मेम्ब्रेन आल्सो फंक्शन एज अ हार्मोन्स और एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स का बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ हार्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर भी कह सकते हो आप, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ हार्मोन। ठीक है, तो ये स्टेरॉइड्स जो है आपके हार्मोन्स के, ये मान लो आपका जो भी, मान लो एग्जांपल के लिए आप ले लो एस्ट्रोजन, फीमेल में हमें देखने को मिलता है प्रोजेस्टेरोन। ये बना कैसे है, ठीक है, ये कैसे आपके स्टेरॉइड्स हार्मोन से बना है ये। ठीक है, तो ये चीज है, और ये स्टेरॉइड्स आपको सेल के आउटर लेयर पे भी आपको, मतलब कि इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर भी स्टेरॉइड्स और फॉस्फोलिपिड्स दोनों देखने को मिलता है। तो ये सेम चीज, फॉस्फोलिपिड्स प्रोटेक्टिव शीट होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन की, और आपके लार्ज नर्व, मतलब मसल्स उसकी, नर्व्स की भी आपकी प्रोटेक्टिव शीट होती है, और सेल मेम्ब्रेन का आउटर लेयर होता है आपका, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हो जाता है आपका फॉस्फोलिपिड्स। और स्टेरॉइड्स आपके हार्मोन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन। अब बात करें हम प्रोटीन की, ये फैट जो है आपको 9.1 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है, 9.4 सॉरी 9.4 आपको एनर्जी देता है, और ये आपके सबकुटेनियस और विसरल फैट के फॉर्म में स्टोर होता है 7,800, और इंट्रामस्कुलर में आपका 161 स्टोर, और किलो कैलोरीज के फॉर्म में ये है। ठीक है, किलो कैलोरीज के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे इसको, आ जाएगा। चलिए, प्रोटीन आपको 4.1 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है, और इसके अंदर एक ध्यान रखना कि जब आप, देखो प्रोटीन क्या होता है बेसिकली, प्रोटीन जो है कई सारे, बहुत सारे आपके एंजाइम्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा पेप्सिन, ट्रिप्सिन, और भी कई सारे आपके एंजाइम्स होते हैं। तो प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है किसके फॉर्म में, एमिनो एसिड्स के फॉर्म में। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है कि आपके जो भी मसल सेल है उसकी रिपेयरमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, उसकी ग्रोथ के लिए, रिपेयरमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मान लो कभी कभार क्या हो गया, आप बहुत ज्यादा भूखे रह गए, आपने कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया, ठीक है, और फैट का स्टोर भी उतना नहीं है बॉडी के अंदर, तब उस कंडीशन में क्या होता है, स्टार्वेशन की कंडीशन में हम इस प्रोटीन से भी एनर्जी बनाते हैं। क्या, इस प्रोटीन मतलब इस एमिनो एसिड से भी एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, बट इससे जो भी, मान लो आपको 100, एग्जाम्पल के लिए 100 यूनिट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये 100% एनर्जी की रिक्वायरमेंट है आपको, तो उसका सिर्फ एनर्जी से सिर्फ 5 से 10% जो है वो आप इससे ले सकते हो, एमिनो एसिड से या प्रोटीन से ले सकते हो। बाकी आपको 85 से 90% जो है वो डिपेंड किसके ऊपर रहना पड़ेगा, आपको कार्ब्स और प्रोटीन के ऊपर, जो है सॉरी कार्ब्स और फैट के ऊपर आपको डिपेंड रहना पड़ेगा। किसके ऊपर, कार्ब्स और फैट के ऊपर जो है वो डिपेंड रहना पड़ेगा। तो ये चीज है। तो हम जब इस अमीनो एसिड से, ध्यान सुनना, प्रोटीन जो है आपका अमीनो एसिड के फॉर्म में स्टोर्ड है। अब जब हम एमिनो एसिड से एनर्जी बनाएंगे, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हमने एमिनो एसिड को लिया और उसको एनर्जी बना लिया, तो एमिनो एसिड फिर फर्दर ब्रेक डाउन होता है आपका। किसके फॉर्म में ब्रेक डाउन होगा एमिनो एसिड्स, या तो ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, या फिर आपका फैट के फॉर्म में ये ब्रेक डाउन होगा। फिर उसके बाद हम इससे क्या करते हैं, एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, फिर हम उसके बाद उससे एनर्जी बनाते हैं, और कितना, सिर्फ 5 से 10% ही हम एनर्जी बना सकते हैं इस प्रोटीन में से। और प्रोटीन में भी ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे अभी प्रोटीन देखोगे, एसेंशियल एमिनो एसिड्स या नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स, एसेंशियल प्रोटीन, नॉन एसेंशियल प्रोटीन या सेमी एसेंशियल प्रोटीन्स, तो कई सारे देखोगे। तो उसमें से आप लोग एक प्रोटीन पढ़ोगे तो उससे मोस्टली हम लोग एनर्जी बनाते हैं, दैट वी विल कवर्ड इन द हेल्थ एजुकेशन। तो हमने क्या देखा कि भाई एमिनो एसिड से भी हम लोग एनर्जी बनाते हैं, बट इस एमिनो एसिड्स को पहले ब्रेक डाउन होना पड़ेगा ग्लूकोज या फैट के अंदर। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है आपका एमिनो एसिड से आपका ग्लूकोज और फैट के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है, ये इसको एक प्रोसेस दिया, बोला गया है, नाम बोला गया है। ठीक है, क्या नाम है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, स्पेलिंग देख लीजिए एक बार, यही है ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो जब हम एमिनो एसिड या प्रोटीन से एनर्जी बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये एमिनो एसिड जो है ब्रेक डाउन होता है आपका ग्लूकोज या फैट में, तो उसको हमने क्या बोला, ग्लूकोनियोजेनेसिस। या फिर अगर हम डायरेक्टली एमिनो एसिड को फ्री फैटी एसिड्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको क्या बोला गया, लिपोजेनेसिस। क्या, लिपो मतलब क्या, लिपिड्स आपका, और जेनेसिस मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। जेनेसिस मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना।
तो ये सेम चीज आपका इसके अंदर लिखा गया। अब हाँ, प्रोटीन के अंदर इसके नाइट्रोजन कंटेंट भी रहता है, तो कैसे निकालते हैं हम लोग पढ़ेंगे उसको, डोंट वरी। अब देखिए, मान लो एग्जांपल के लिए क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये आपने पढ़ा। अब इन ये सभी क्या हो गए, कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, ये कन्वर्ट हुए आपके, जो भी इसका बेसिक यूनिट है उसके अंदर ये कन्वर्ट हुआ। ओके, उसका बेसिक यूनिट कन्वर्ट हुआ, फिर गया ये, फिर उसके बाद ये और ब्रेक डाउन होता है, तब जाके हमें एनर्जी मिलता है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि भाई कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जब ये बेसिक यूनिट में कन्वर्ट हो रहा था, तो यहाँ पे भी आपको क्या लग रहा था, एंजाइम की रिक्वायरमेंट थी। क्या थी, आपको एंजाइम की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। अब जब ये बेसिक यूनिट में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर उस बेसिक यूनिट से जब हम एनर्जी बनाते हैं, मतलब फाइनली जब हम इसको एटीपी के फॉर्म में यूज करते हैं, हमने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया बेसिक यूनिट में, तो यहाँ हमें एटीपी नहीं मिला। इसके बेसिक यूनिट को फिर फर्दर जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, तब जाके हमें एटीपी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पे भी हमें एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे भी आपके बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं इसको ब्रेक डाउन करते हैं, तब जाके हमें एटीपी मिलता है, ठीक है। तो अब एक चीज समझने वाली है, मान लो एग्जांपल के लिए कि आप फैट खाते हो, तो फैट को ब्रेक डाउन होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, इसको ब्रेक डाउन होने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन होने में टाइम लगता है। और अगर यहीं पे आप कार्ब्स देखोगे, तो कार्ब्स जो है जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है आपका, जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है। ओके, ये चीज हमने एक चीज देखी कि हाँ भाई चलो, इसका कुछ ना कुछ ऐसा केमिकली स्ट्रक्चर्ड होगा इसका, जिसकी वजह से ये थोड़ा कम, ज्यादा टाइम ले रहा है, फिर ये थोड़ा सा कम टाइम ले रहा है, ये कम टाइम ले रहा है। एक रीजन ये भी है कि जो कार्बोहाइड्रेट है इसका बॉन्ड वीक होता है, इसलिए ये बहुत जल्दी आपका ब्रेक डाउन हो जाता है। प्रोटीन का जो बॉन्ड है फैट के कंपैरिजन में थोड़ा कम रहता है, तो इसलिए इतना टाइम लेता है। फिर इस हिसाब से इसका जो है स्ट्रक्चरल, जैसे हम लोगों ने देखा था, जिसका बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा उसको उतना टाइम लगेगा ब्रेक डाउन होने में। ओके, अब ध्यान सुनना जो मैं बात बता रहा हूँ आप लोगों को, कि ये जो आपके एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, ये जो आपके एंजाइम्स होते हैं, इन एंजाइम्स को हमें एक सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से यूज करना पड़ता है। मतलब हम यूज नहीं करते, हमारी बॉडी यूज करती है, इसके अंदर हमारा कोई मतलब वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं रहता, हमारा बॉडी इसको इंटरनली कंट्रोल करता है। यू विल गेट टू नो द प्रोसेस कि कैसे एंजाइम्स बेसिकली काम करते हैं आपके बॉडी के अंदर। ओके, तो हमारा बॉडी इसको प्रॉपर यूज कैसे करेगा। मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बेसिक सा चीज बताता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया, ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट किया मैंने। आई होप ये जो बेसिक चीजें सभी को पता होगा कि एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे टाइम पे हमारा स्टार्टिंग में हाई इंटेंसिटी का एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर एटीपी स्टोर्ड फॉर्म में रहता है। सभी को पता होगा ये चीज, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या है, एटीपी स्टोर्ड फॉर्म में है। तो स्टार्टिंग के टाइम पे हम क्या करते हैं, इस स्टोर्ड एटीपी से एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। इस स्टोर्ड एटीपी से हमने क्या किया, एनर्जी बना लिया। अब ये एटीपी किस में ब्रेक डाउन होता है, ये एटीपी आपका ब्रेक डाउन होता है जब ये एनर्जी बना लेंगे हम इसे, तो ये एडीपी के अंदर आपका जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। मतलब एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल इसमें टूट जाता है, आपको एनर्जी मिल जाता है, और ये एडीपी के फॉर्म में आपका स्टोर हो गया। अच्छा, मुझे एक चीज ये बताओ कि जब, ध्यान सुनना मेरी बात को, कि जब हमने इस एटीपी से एनर्जी बनाया, या इस एटीपी से जब हमने एनर्जी बनाया, तो कोई ना कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस हुआ इसके बीच में। बोलिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस हुआ इसके बीच में, ठीक है, हाँ जी, मेटाबॉलिक प्रोसेस हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब ये मेटाबॉलिक प्रोसेस हुआ आपका, तो आपको पता है भाई, मेटाबॉलिक प्रोसेस के टाइम पे हमारे बॉडी में कई सारे मेटाबोलाइट्स निकलते हैं, ठीक है। क्या निकलते हैं, कई सारे मेटाबोलाइट्स निकल सकते हैं, या मेटाबॉलिक वेस्ट निकलते हैं, हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं, नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं कि मेटाबॉलिक वेस्ट निकलता है कई सारा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्या, कि मान लो, समझाने के लिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ये चीज समझ आ जाए एंजाइम के बारे में। मान लो कि यहाँ पे क्या निकला, H+ आयंस निकला एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। या फिर लैक्टिक एसिड क्या हो गया, यहाँ पे आपका बना, ठीक है, लैक्टिक एसिड बना, या फिर आपका H+ आयंस बना यहाँ पे।
ठीक है, एटीपी के फॉर्म में नहीं होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग। लैक्टिक एसिड बना या H प्लस आयंस बना, तो ये जो आपका एंजाइम है ना बेटा, ये एंजाइम जो है आपका, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड रहता है बेसिकली, ये इसी चीज के ऊपर डिपेंड है। ये जो काम करेगा ना कोई काम, ये किस चीज को देख के करेगा, ये जो आपका मेटाबॉलिक वेस्ट है, इसको देख के ये काम स्टार्ट करता है अपना, या कोई भी काम है इसको ध्यान में रख के करता है। ये क्या बोल रहा हूं मैं, कि भाई इस मेटाबॉलिक वेस्ट को देख के ये एंजाइम्स काम करते हैं। ये जो आप यहाँ पे, ये जो बेसिक यूनिट है इसका, बेसिक यूनिट से जब आप इसको एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो ये बीच में बहुत सारे आपके एंजाइम्स आएंगे। यहाँ तो आपने एक एंजाइम पढ़ा, यहाँ पे जब ग्लूकोज ग्लूकोज को आप कन्वर्ट करते हो, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करते हो, तो 10 से 12 एंजाइम्स आते हैं आपके। कितने? 10 से 12 एंजाइम्स आते हैं आपके। ठीक है, तो अब ये जो 10 से 12 एंजाइम्स हैं आपके, वो काम कैसे करेंगे? ये काम करेंगे किस चीज को देख के? ये काम करेंगे जो भी आपका मेटाबॉलिक वेस्ट निकल रहा है, उसको देख के ये काम करते हैं। ठीक है, उसको देख के ये काम करते हैं। ये चीज आप लोग को पहले समझ आनी चाहिए कि इस मेटाबॉलिक वेस्ट को देख के ये एंजाइम्स काम करते हैं। ओके, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आगे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग क्या क्या आपका बोला गया। ओके, हाँ डोंट वरी, हम लोग पढ़ेंगे अभी हेक्सोकाइनेज। अब ये जो आपके एंजाइम्स हैं, ये डिपेंड किस चीज के ऊपर करते हैं? ये दो चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, किसको देख के काम करेंगे? मेटाबॉलिक वेस्ट को देख के काम करेंगे। लेकिन ये डिपेंड किस चीज के ऊपर है? ये डिपेंड, आपको पता है भाई, कि ये जो बेसिक यूनिट है, ठीक है, ये जो बेसिक यूनिट है आपका, मतलब एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, ठीक है, या फिर आपका फ्री फैटी एसिड्स, तो एक तो इस चीज को देख के ये अपना काम करेंगे, इस चीज के ऊपर डिपेंड है। मान लो ग्लूकोज है ही नहीं, ठीक है, तो क्या ये एंजाइम जो ये ग्लूकोज वाले एंजाइम्स होंगे, क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा, बोलेगा यार मेरे पास है ही नहीं, मैं फालतू में क्यों काम करूं। ठीक है, अमीनो एसिड्स, ठीक है, अमीनो एसिड से अगर हमें एनर्जी बनाना है तो रिक्वायरमेंट होगी, तभी तो एंजाइम काम करेगा। रिक्वायरमेंट नहीं है हमें अमीनो एसिड्स का, तो ये वाले एंजाइम काम करेंगे नहीं, बोलेंगे मेरा काम नहीं है भाई, मैं रेस्ट कंडीशन में हूँ आज। ठीक है, इस तरीके से आपके एंजाइम्स काम करते हैं। एक तो आपका किस चीज के ऊपर? सबस्ट्रेट के ऊपर। इस चीज के ऊपर? आपके एनर्जी सबस्ट्रेट के ऊपर ये डिपेंड करता है। दूसरा चीज क्या है आपका? दूसरा चीज इसके अंदर आपके जो एंजाइम की एक्टिविटी है, एंजाइम में एक्टिविटी क्या? ये जो मैंने आपको बताया, ये एंजाइम की आपकी एक्टिविटी, ठीक है, ये जो मैंने बोला मेटाबॉलिक वेस्ट को देख के ये काम करता है, दो चीज के ऊपर ये डिपेंड करता है। ओके, अब इसके अंदर मान लो, जैसे हमने पढ़ा कि अभी आपने देखा कि जो ये ग्लूकोज है, ठीक है, तो ये ग्लूकोज के अंदर 10 से 12 एंजाइम आते हैं। क्या? 10 से 12 एंजाइम्स आते हैं। लेकिन इन 10-12 एंजाइम में एक एंजाइम ऐसा होगा, एक एंजाइम ऐसा होगा जो मेनली, मान लो हीरो एग्जांपल के लिए, वो एक एंजाइम क्या है? आपका हीरो है। ये एंजाइम क्या है? आपका हीरो है। एक एंजाइम आपका हीरो रहता है, जो बेसिकली बाकी सबको बताता है कि हाँ आपने किस तरीके से काम करा। क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब ये है कि मान लो ये ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ठीक है, मान लो इतने आपके ये सारे हॉर्मोन्स के नाम है, एबीसीडी। अब मैंने क्या कर दिया, ये जो एक एंजाइम है, मैंने ये एक एंजाइम उठाया, मैंने बोला कि भाई ये पूरा ग्रुप ऑफ एंजाइम है आपका, ठीक है, इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है आपका एनर्जी बनाना। ठीक है, और किसी से एनर्जी बनाना? मान लो ग्लूकोज से एनर्जी बनाना, ग्लूकोज से एटीपी के फॉर्म में इसको ब्रेक डाउन करना। तो मैंने इस ए वाले एंजाइम को बोला, मैंने इसको बोला कि भाई तू मेरा हीरो है, ठीक है, तेरे पीछे ये जो सारी चीजें, ये जितने बाकी बी सी डी ई है, वो तेरे ऊपर डिपेंड करते हैं। इस ए वाले एंजाइम के ऊपर ये सारे लोग डिपेंड करते हैं। ठीक है, मतलब ये जो एंजाइम है वो काम किस तरीके से करेगा, ये इस चीज के ए एंजाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो उस एंजाइम को मैंने क्या बोला? उस एंजाइम को मैंने बोल दिया रेट लिमिटिंग एंजाइम। ठीक है, रेट लिमिटिंग एंजाइम, मतलब किस हिसाब से काम करेंगे बाकी एंजाइम्स आपके। ठीक है, ये पूरी एंजाइमेटिक एक्टिविटी आपकी कैसे होगी, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? कौन डिपेंड कर रहा है? ये मान लो ये आपका एंजाइम डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये बेसिकली रेट देख रहा है कि किस हिसाब से काम होना चाहिए आपका। इसको क्या बोला? रेट लिमिटिंग एंजाइम। तो क्या बोला हमने? रेट लिमिटिंग एंजाइम। तो वन एंजाइम दैट इज अ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग द रेट, कि किस रेट से एंजाइम काम करे, किस हिसाब से इसका ब्रेक डाउन होगा, किस हिसाब से इसको ब्रेक डाउन करना है। मतलब मैं फास्ट एक्टिविटी कर रहा हूँ,
तो ज्यादा इसको ब्रेक डाउन करने की जरूरत है। मैं स्लो स्लो कर रहा हूँ तो स्लो करेगा। तो जो रेट फिक्स कर रहा है इसका, उसको हमने क्या बोला, रेट लिमिटिंग एंजाइम। जैसे अगर मैं बताऊं, जब हम ग्लूकोज से जब हम एनर्जी बनाते हैं तो उसके अंदर आपका जो है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है, एग्जाम्पल के लिए। अब मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। ये चीज तो क्लियर हो गया आपको। मान लो क्या कर रहा है आपका, आप क्या कर रहे हो, सिर्फ कार्ब्स कार्ब्स खाते जा रहे हो। बड़ा कॉमन सा चीज है ये। अगर कोई बॉडी बिल्डर्स होते हैं कई सारे, जो बिल्कुल नोविस स्टेज में होते हैं, या जिम में बड़ा कॉमन है आजकल, बच्चे जो जाते हैं जिम के अंदर एक्टिविटी करते हैं, बोलेंगे प्रोटीन खा लो, प्रोटीन खा लो। सिर्फ प्रोटीन खाना है हमने, ठीक है, फैट नहीं खाना, कार्ब्स खाना है सिर्फ। तो ये चीज बड़ा आपने कॉमन सुना होगा। तो जब आप किसी एक इंडिविजुअल, ध्यान सुनना, जब आप किसी एक इंडिविजुअल सबस्ट्रेट के ऊपर आप डिपेंड हो जाते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास एक्शन इफेक्ट। मतलब सिर्फ आप मान लो एग्जांपल के लिए, सिर्फ आप कार्ब्स ही खा रहे हो, सिर्फ कार्ब्स कार्ब्स खा रहे हो आप, और बाकी प्रोटीन और ये फैट आपने बंद कर दिया एग्जांपल के लिए। तो आप सब सिर्फ एक ही सोर्स से एनर्जी बना रहे हो, तो वो जो इफेक्ट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मास एक्शन इफेक्ट बोल रहे हैं। एक बार क्या हुआ था, एक बॉडी बिल्डर था आपका, ऑस्ट्रेलिया का, मे बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑस्ट्रेलिया का था, हमें भी ऑस्ट्रेलिया का ही था। तो वो क्या कर रहा था, उसने अपने पूरे बॉडी, मतलब पूरा जो है प्रोटीन के ऊपर डिपेंडेंसी अपने डाल दी थी। किसके ऊपर, प्रोटीन के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी डाल दी थी। सिर्फ प्रोटीन ही कंज्यूम कर रहा था, फैट और ये आपका क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल बंद कर दिया था आपने। तो प्रोटीन यूज कर रहा था, तो स्टार्टिंग में कुछ टाइम तो बहुत बढ़िया चला उसका। फिर उसके बाद जब उसकी साइकिल वगैरह खत्म हुई, और जब उसने कार्ब्स और फैट लेना स्टार्ट किया, कार्ब्स और फैट लेना जब उसने स्टार्ट किया, तो उसका बॉडी कार्ब्स और फैट से एनर्जी बनाना ही छोड़ दिया था। ठीक है, उससे एनर्जी नहीं बना रहा था, सिर्फ प्रोटीन के ऊपर डिपेंड हो गया, और कुछ टाइम बाद फिर उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये चीज होता है। तो प्रॉपर अमाउंट में सारी चीजें कंज्यूम करनी है, अपने बैलेंस डाइट लेना है, ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज को बराबर आपने डाल दिया। तो ये चीज, चलिए आइए अब आगे। तो मास एक्शन इफेक्ट देख लिया आपने, रेट लिमिटिंग एंजाइम देख लिया। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, वही सेम चीज जो मैंने आपको बताया, कि एग्जांपल के लिए, कि अब इसको क्या करना है, इस एंजाइम को रोकना है, कि अब एनर्जी की जरूरत नहीं है, अब आप रुक जाओ। तो ये कैसे रुकेगा, नेगेटिव फीडबैक से। और नेगेटिव फीडबैक कैसे मिलेगी, आपके बॉडी के अंदर जो भी एक्यूमुलेशन सब्सटेंसेस है, ठीक है, एक्यूमुलेशन सब्सटेंसेस क्या हो गया, जैसे लैक्टिक एसिड, H प्लस आयंस, इन सबसे जो है आपका जो है एंजाइमेटिक एक्टिविटी आपका रुकेगा। अब आते हैं हम लोग एनर्जी सिस्टम के ऊपर। अब यहाँ पे आपका एनर्जी सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आप पूछिए इसके अंदर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट वगैरह आप लोग का पूछ सकते हैं, फिर हम लोग एनर्जी सिस्टम स्टार्ट। यस, अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स के अंदर लिखिए। सर रेट लिमिटिंग एंजाइम्स एक बार फिर से बताइएगा। रेट लिमिटिंग एंजाइम कैसे होगा, किसका डाउट था ये, सर नाम बताओ। मेरा निधि। निधि का, ठीक है। निधि। निधि कभी टूर वगैरह पे गए हो क्या, दोस्तों वगैरह के साथ। जी सर। ठीक है, मान लो उस टूर पे क्या है, आप जब टूर पे गए तो लीडर आप हो। क्या है, लीडर आप हो। ओके। अब हमें क्या, आपको क्या करना है, ये पहाड़ की चोटी है, और आप ही लीडर हो, और ये निधि, ठीक है, और इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। ये लीडर आप हो, सब कुछ आपके हाथ में, ये पूरा मतलब ऐसा है, जैसे वो किंग जोंग है ना, जो चाहे वो कर सकता है, वो जो उसके हाथ में है, वो सारी चीजें, सारी पावर उसी के हाथ में, वैसी सारी पावर आपके हाथ में। अब अगर आप बोलोगे कि भाई हमें क्या करना है, इस पहाड़ के ऊपर 10 की स्पीड से चढ़ना है, तो सबको मानना पड़ेगा, सब बोलेंगे ठीक है 10 की स्पीड से हम लोग इसके ऊपर क्लाइंबिंग करेंगे। अगर आप बोलते हो कि 5 की स्पीड से इसके ऊपर क्लाइंब करना है, ठीक है, तो सब 5 की स्पीड से इसके ऊपर क्लाइंब करेंगे। ओके, तो आप लीडर हो मेन, आप जिस हिसाब से बोलोगे उसी हिसाब से चीजें काम करेंगी। अब बात ये आती है कि आप जो बोल रहे हो कि 10 की स्पीड से चढ़ना है या 5 की स्पीड से चढ़ना है, वो किस हिसाब से आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे हमें 10 की स्पीड से बढ़ना है तो 5 की स्पीड से बढ़ना है।
आपने क्या देखा कि यार इसका मॉनसून आज अच्छा अच्छा नहीं है, मॉनसून अच्छा नहीं है, बर्फ होने के चांसेस हैं, ठीक है, स्लाइड ज्यादा होगा यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, 5 की स्पीड से चढ़ेंगे। आपने देखा कि यार मौसम मौसम सब ठीक है, बढ़िया है, एकदम मजा आ रहा है, गाने वाने सुनते हुए हम लोग 10 की स्पीड से चढ़ रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो, किसी ना किसी चीज को यहाँ पे आपने देखा, बेस बनाया, ठीक है, तो उस चीज को देखने के बाद आप क्या कर रहे हो, अपनी पूरी टीम को बता रहे हो, आपके पीछे जो लोग हैं सबको बता रहे हो किस हिसाब से हमने काम करना है। वैसे ही आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे रेट फिक्स कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रेट फिक्स कर रहे हो कि 10 की स्पीड से काम करना है या 5 की स्पीड से काम करना है, और किस चीज को देख के आपने यहाँ पे मौसम को देख के ये सारी चीजें आपने बनाई। तो आप क्या कर रहे हो, इसका रेट फिक्स कर रहे हो कि किस हिसाब से हमने क्लाइंबिंग करना है। अब मान लो यहाँ पे आपका ग्लूकोज है, ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो एक कंडीशन में, और दूसरी कंडीशन में क्या, आप रेस्ट कर रहे हो। अब जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका ऐसे एंजाइम बना लेते हैं हम लोग, ऐसे जैसे निधि थी तो वैसी एंजाइम है आपके बहुत सारे। अब मुझे बताओ, निधि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ये सब एंजाइम है आपके, तो आपको एनर्जी ज्यादा जरूरत की ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, बोलिए। यस सर। ठीक है, यस सर। तो ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो जो आपके फूड मॉलिक्यूल्स हैं उसको जल्दी जल्दी ब्रेक डाउन भी करना होगा। यस, यस। यस सर। ब्रेक डाउन जल्दी करना होगा, तो ब्रेक डाउन कौन करेगा फूड को, ये एंजाइम ही करेगा, है ना, एंजाइम ही ब्रेक डाउन करेगा इसको, ये सारे एंजाइम्स हैं, ये सब ये ब्रेक डाउन करेंगे इसको। अब जो ये प्राइमरी एंजाइम है, जो सबसे पहले ये क्या कर रहा है, ये इसका रेट फिक्स कर रहा है कि हाँ भाई, अब ये एंजाइम जो काम करेंगे, बाकी सब हम लोग जो काम करेंगे वो 10 की स्पीड से काम करेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये डिपेंड कर रहा है, ये लीडर है इसका, बाकी इसके पीछे और 10 लोग हैं, ये आपका जो है इसका रेट फिक्स कर रहा है, तो उसको हमने क्या बोला, रेट लिमिटिंग एंजाइम। समझ आया अभी, जो रेट फिक्स कर रहा है किस हिसाब से ब्रेक डाउन होगा आपका, फास्ट होगा, स्लो होगा। क्लियर हुआ अभी थोड़ा बहुत। लीडर लीडर ने जो स्पीड को वो किया है उसी को रेट लिमिटिंग। यस, उस हिसाब से रेट लिमिटिंग एंजाइम जो होता है वो देखता है कि किस हिसाब से केमिकल ब्रेक डाउन होना चाहिए चीजों का। ओके सर। देखो, मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पे, देखो दिखाता हूँ। जैसे अभी आप लोग पढ़ोगे, ग्लूकोज से क्या होता है, आपका ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, किसमें, ग्लूकोज से आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ब्रेक डाउन हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहला रिस्पॉन्सिबल कौन सा एंजाइम है आपका, हेक्सोकाइनेज, तो ये आपका क्या है, रेट लिमिटिंग एंजाइम है, रेट लिमिटिंग एंजाइम। ओके सर। ठीक है, क्लियर है। अरे सॉरी रुको एक मिनट, इसका रेट लिमिटिंग एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है ना, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज रेट लिमिटिंग एंजाइम, अभी देखोगे इसका। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है इसका रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है, इसके अंदर देखेंगे हम लोग। चलिए आइए आगे, यहाँ पे एनर्जी सिस्टम, ठीक है। देखिए एनर्जी सिस्टम दो टाइप की होती है आपकी, एक एनारोबिक सिस्टम और एक एरोबिक सिस्टम। एनारोबिक सिस्टम में आपके फर्दर दो पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हो, एक एटीपी पीसीआर सिस्टम, ठीक है, और दूसरा ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम। ठीक है, और एरोबिक सिस्टम में आप इसको डिवाइड कर सकते हो ऑक्सीडेटिव सिस्टम या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, आप बोल सकते हो। ओके, तो एनारोबिक के अंदर क्या, एटीपी पीसीआर सिस्टम या ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम। एनारोबिक मतलब कि भाई शॉर्ट ड्यूरेशन में, कंडीशन देखो समझना, शॉर्ट ड्यूरेशन, और इसमें क्या, लॉन्ग ड्यूरेशन, इसमें क्या, लॉन्ग ड्यूरेशन। ओके, अब मेरी बात ध्यान सुनना, आप लोगों ने क्या बोला अभी सुना, शॉर्ट ड्यूरेशन एनारोबिक सिस्टम,
लॉन्ग ड्यूरेशन एरोबिक सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए मैं क्या कर रहा हूं भाई, 100 मीटर मैं अपने एक दोस्त के साथ वॉक कर रहा हूँ। 100 मीटर मैं वॉक कर रहा हूँ, वॉक। तो ये कौन सा ड्यूरेशन हो गया जी? शॉर्ट ड्यूरेशन हो गया। इस टाइम पे कौन सा एनर्जी सिस्टम काम करेगा मेरा? मैं वॉक कर रहा हूँ 100 मीटर। बोले चैट बॉक्स में, बताइए। इतना मारूंगा, इतना मारूंगा। 100 मीटर में एक, क्या चीज? 100 मीटर में एक, 100 में 100 मीटर तो कर रहा हूँ मैं, 100 मीटर बट चल के कर रहा हूँ, वॉक करते हुए कर रहा हूँ मैं नहीं एकदम सर, गाने सुनते हुए, वॉक करते हुए, हाथ पकड़ के चल रहा हूँ मैं। कौन सिस्टम काम करेगा नहीं सर, इसमें? आवाज कट रही है विकास। यस। अच्छा, अब एक एक चीज सुनो सभी, जिसने मुझे इसका आंसर दिया है एनारोबिक सिस्टम, ठीक है, या फिर एटीपी पीसीआर सिस्टम। पहले तो वो अगर अपने हाथ में फोन ले रखा है उन्होंने, ठीक है, या कॉपी पेन ले रखा है, तो उसको साइड में रखो। रख लिया? बताओ किस किसने लिया है? अनुग्रह ने, और किसने बोला है? हाँ, जिसने ही बोला है। और पहले तो कॉपी पेन या फोन वगैरह आपके हाथ में, तो उसको साइड में रखो, और जोरदार अपने आप 2-4 घूंसे मारो, अपने आप को थप्पड़ मारो, है ना? बोलो सर, अगली बार से बोलेंगे नहीं। चलो, कौन देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मारोगे। देखिए बेटा, क्या कंडीशन है पहली। ये चीज तो आपने सुन लिया कि भाई शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर क्या एनारोबिक सिस्टम काम करता है, बट क्या शॉर्ट ड्यूरेशन विद हाई इंटेंसिटी, ये ध्यान रखना। शॉर्ट ड्यूरेशन विद हाई इंटेंसिटी, क्या बोल रहा हूं मैं? शॉर्ट ड्यूरेशन तो होगी होगी, बट उसके साथ आपकी इंटेंसिटी हाई रहनी चाहिए, तब आपका एनारोबिक सिस्टम काम करेगा। ओके, पहली चीज। अब आते हैं एरोबिक सिस्टम के ऊपर। मैं लॉन्ग ड्यूरेशन की एक्टिविटी कर रहा हूं, क्या लॉन्ग ड्यूरेशन की एक्टिविटी कर रहा हूं विद लेस इंटेंसिटी या लो इंटेंसिटी, तब क्या काम करेगा? मेरा एरोबिक सिस्टम काम करेगा। ओके, चलिए एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मैं 10 किलोमीटर रनिंग कर रहा हूं। कौन सा एनर्जी सिस्टम काम करेगा? बताओ, 10 किलोमीटर रनिंग कर रहा हूं तो। अच्छा ठीक है, इस बार पनिशमेंट नहीं देंगे, मारूंगा नहीं इस बारी। एरोबिक। बता दो कौन सा एनर्जी सिस्टम काम करेगा? एरोबिक। एरोबिक सिस्टम, ठीक है। अब क्या हो गया, जब मैं 10 किलोमीटर रनिंग कर रहा हूँ ना, मान लीजिए मेरा ये 10 किलोमीटर का पूरा, ये एकदम ये सिटी का पूरा एकदम है मेरा, सर्कल है मेरा सिटी। मैं क्या किया, मैंने यहाँ से 10 किलोमीटर रनिंग स्टार्ट कर दिया। मैं रनिंग करते 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 बिल्कुल इस लो इंटेंसिटी का मैं यहाँ पे रनिंग करते हुए आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लो इंटेंसिटी का अपना रनिंग करते हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि मान लो एग्जाम्पल के लिए आप रनिंग करते हुए आ रहे हो, आपको एक बहुत सुंदर सी लड़की दिखी, ठीक है, ये बाइक पे जा रही है यहाँ पे, या साइकिल चलाते हुए जा रही है, सुंदर सा लड़का दिखा आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप उसका पीछा करते रहे, और यहाँ जैसे आपने इसको देखा, भाई ये बाइक पे जा रही थी, आप रनिंग करते हुए आ रहे थे, या स्कूटी पे जा रही थी, या किसी भी चीज पे जा रही थी मान लो, तो आपने इसको देखा, और देखते ही क्या कर दिया, आप एकदम यहाँ पे फास्ट रनिंग करने लग गए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर इसका रास्ता कट गया, ये चली गई इधर, और आपको जाना था यहीं पे, रेस खत्म करनी थी आपको, तो ये चीज हुआ। अब मुझे बताओ, जब आपने यहाँ से लेके यहाँ तक रनिंग किया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रनिंग किया आपने, इस टाइम पे कौन से एनर्जी सोर्स के ऊपर आप डिपेंड हो गए? क्या एरोबिक सिस्टम ही काम करेगा, या फिर एनारोबिक सिस्टम काम करेगा? क्या करेगा? यस, कौन सा सिस्टम काम करेगा जी? आपका एनारोबिक सिस्टम काम करेगा। तो आपको क्या कंडीशन पता चली? आपको ये कंडीशन पता चली कि भाई ये मैटर नहीं करता। अगर हम लोग प्रैक्टिकल देखें, रियलिटी में देखें, तो ये मैटर नहीं करता कि आप क्या कहते हैं, कितना ड्यूरेशन का कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मैटर करता है नो डाउट। बट इसके साथ साथ आपका इंटेंसिटी का बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर। इस चीज का आपका इंटेंसिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे इंटेंसिटी बढ़ी, किसी भी एक्सरसाइज की आपकी इंटेंसिटी बढ़ी, तो
किस चीज का रोल आ जाएगा भाई, आपके एनारोबिक सिस्टम का काम आ जाएगा, रोल आ जाएगा। जैसे इंटेंसिटी लेस हुई, किसका काम आ जाएगा, आपका एरोबिक सिस्टम का काम आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, जब इंटेंसिटी हाई होगी तो लॉन्ग ड्यूरेशन तक तो आप वैसे ही परफॉर्म नहीं कर सकते, तो हाई इंटेंसिटी में आपका शॉर्ट ड्यूरेशन का रहेगा। ठीक है। और लो इंटेंसिटी में आप जो है ज्यादा, क्या कहते हैं, लो इंटेंसिटी है आपका, तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन में आप परफॉर्म करते हो, तो ये चीज होती है आपकी। अब ऐसा नहीं होता कि अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन की एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि आपका ये पूरा आप 10 किलोमीटर रनिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ आप फैट से एनर्जी बनाते हो, इसके अंदर आप किससे एनर्जी बनाते हो, इसके अंदर आप ग्लूकोज से भी एनर्जी बनाते हो। ठीक है, इसके अंदर आप ग्लूकोज से भी एनर्जी बनाते हो। बट क्या होगा यहाँ पे, मोस्टली रोल सबसे ज्यादा आप किससे बना रहे हो, आप सबसे ज्यादा फैट से बना रहे हो, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव सिस्टम। ठीक है, या फिर एरोबिक सिस्टम। अब जब आप ऐसा करते हो, मान लो 400 मीटर आप रनिंग कर रहे हो, ठीक है, 400 मीटर में ऐसा नहीं होता सिर्फ आप ग्लूकोज ग्लूकोज से एनर्जी बना रहे हो, उसके अंदर हल्का हल्का कहीं ना फैट का भी रोल होता है, लेकिन मेनली हम किसका यूज करते हैं, हम लोग ग्लूकोज का यूज करते हैं, इसलिए हम इसको ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम बोलते हैं। तो ये चीज होता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हमने दो सिस्टम देखे, एटीपी पीसीआर सिस्टम, ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम या ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव सिस्टम या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अभी आपको समझ भी आ जाएगा कि इसको हम लोग फॉस्फोराइलेशन क्यों बोलते हैं। ओके तो पहले थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं एटीपी का। देखिए, मान लो एटीपी पीसीआर सिस्टम, तो इस एटीपी और ये पीसीआर, ये दोनों से मिलके आपका एक सिस्टम बना है। क्या, एटीपी और पीसीआर से मिलके आपका सिस्टम बना है, तो ये हो गया आपका एटीपी, जिसको हम लोग एंडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट फुल फॉर्म बोलते हैं इसका हम। ठीक है, और ये जो पीसीआर है, इस पीसीआर को हम लोग, ये जो दिल्ली में कोई हो तो 100 नंबर पे घुमाओ तो पीसीआर में फोन लग जाता है, तो ये वाला पीसीआर नहीं है, इसको हम लोग फॉस्फोक्रिएटिन बोलते हैं। क्या, फॉस्फोक्रिएटिन। ठीक है, या फिर क्रिएटिन फॉस्फेट भी बोलते हो आप, क्रिएटिन फॉस्फेट या फॉस्फोक्रिएटिन या पीसीआर, बात बराबर है। तो दो चीज है यहाँ पे, एक एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट और एक है पीसीआर, तो इन दोनों को मिला के एक सिस्टम बनाया गया है जिसको हमने एटीपी पीसीआर सिस्टम बोला है। मैं आप लोग का डाउट यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये आप लोगों ने सुना होगा कि अगर कोई जिम वगैरह जाता है तो वो क्रिएटिन खाता है, सुना है, क्रिएटिन लेते हैं, क्रिएटिन सुना है क्या ये? यस सर। हाँ, बिल्कुल वही वाला क्रिएटिन है ये, वही वाला क्रिएटिन जो आपका बॉडी के अंदर ऑलरेडी फॉर्म्ड होता है। ये मतलब आपका सेमी एसेंशियल, इसी पीछे का प्रोसेस है आपका, किडनी और लिवर के पीछे का। तो क्रिएटिन फॉस्फेट आपके बॉडी के अंदर स्टोर होता है आपके मसल्स में। क्या, क्रिएटिन फॉस्फेट आपका बॉडी में आपके मसल्स के अंदर स्टोर होता है 80 to 100 ग्राम, इतना 80 to 100 ग्राम आपके बॉडी के अंदर क्रिएटिन फॉस्फेट स्टोर होता है। एटीपी भी आपका जो है बॉडी के अंदर आपका स्टोर होता है। क्या बोला मैंने, आपका एटीपी भी स्टोर होता है और क्रिएटिन फॉस्फेट भी आपके बॉडी के अंदर स्टोर होता है। अब ये जो एटीपी है, तो पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। क्या, इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज क्या समझने मिले कि यहाँ पे भाई आपका क्या मॉलिक्यूल होगा, एक एडेनोसाइन का मॉलिक्यूल होगा और 3 आपके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होंगे फॉस्फेट के। ट्राई मतलब 3 और फॉस्फेट मतलब फॉस्फेट का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो 3 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल होगा और एक आपका एडेनोसाइन का राइबो शुगर का मॉलिक्यूल होगा। जैसे आप लोग देखोगे यहाँ पे, एक एडेनाइन का मॉलिक्यूल आपका मतलब एडेनोसाइन का एक मॉलिक्यूल, या फिर इसको अगर डिवाइड करोगे तो एडेनाइन या राइबो शुगर का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो या फिर आप इसको बोल लो एडेनोसाइन का एक मॉलिक्यूल, एडेनोसाइन का एक मॉलिक्यूल प्लस फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल आपके। तो इससे मिलके आपका क्या बनता है, एटीपी बनता है। क्या बोला मैंने, कि एडेनोसाइन का एक मॉलिक्यूल या फिर फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल। और अगर मैं एडेनोसाइन को और ब्रेक डाउन करना चाहूँ तो इसके अंदर क्या भाई, एक आपका एडेनाइन का मॉलिक्यूल और एक आपका किसका, राइबो शुगर का मॉलिक्यूल, इसका राइबो शुगर का मॉलिक्यूल। ठीक है, एडेनाइन और राइबो शुगर का मॉलिक्यूल, इसको हम लोग एडेनोसाइन या एडेनोसाइन बोल सकते हैं, और इसको 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल को मिला के एटीपी बनता है। अब ये जो एडेनोसाइन है आपका, ठीक है, ये एडेनोसाइन जो है आपका किससे मिलके बना है, ये प्रोटीन से मिलके बना है। किससे मिलके बना है आपका, ये प्रोटीन कंटेनिंग कंपाउंड है ये।
ठीक है, ये क्या है आपका प्रोटीन कंटेनिंग कंपाउंड है। एडेनाइन ज्वाइंट अ मॉलिक्यूल ऑफ राइबोज, जिससे मिलके आपका क्या बनता है, एडेनोसाइन बनता है आपका। ठीक है, एडेनाइन क्या है आपका, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है। ठीक है, क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है, या फिर आप टू बी सिंपल लैंग्वेज आप इसको समझ लो कि प्रोटीन से मिलके बना है एडेनाइन। ठीक है, एडेनाइन किससे मिलके बना है आपका, प्रोटीन से। और राइबोज जो है आपका शुगर मॉलिक्यूल है। राइबोज क्या है आपका, शुगर मॉलिक्यूल है, जिसके अंदर 5 कार्बन के शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, तो इसको ध्यान रखेगा। अब हम लोग बात करते हैं इसकी। और क्रिएटिन फॉस्फेट तो आपके मसल्स के अंदर 80 से 100 ग्राम स्टोर्ड ही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब हमें मान लो एकदम फास्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये भाई फास्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो एटीपी स्टोर्ड है हमारे बॉडी के अंदर, क्या हमारे बॉडी के अंदर जो ये एटीपी स्टोर्ड है, इस एटीपी से हम लोग एनर्जी बना लेते हैं। क्या बोला मैंने, कि जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एटीपी से हम लोग कब एनर्जी बनाएंगे, जब बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी की हम एक्सरसाइज करेंगे। क्या, हाई इंटेंसिटी की जब हम एक्सरसाइज करेंगे, तब जाके हम पहले किसका यूज करेंगे, एटीपी का यूज करेंगे। अब इस एटीपी से हम लोग जो एनर्जी बना रहे हैं, तो इसके बीच में भी एक आपका एंजाइम आएगा जो इस एटीपी को ब्रेक डाउन करेगा। अब मुझे उस एंजाइम का आप लोग नाम बताओगे, क्योंकि मैं आप लोगों को ये पढ़ा चुका हूं। बताइए कौन सा एंजाइम है ये। यस, एटीपेस। एटीपेज, वेरी गुड। कौन सा एंजाइम है, एटीपेज। तो कौन सा एंजाइम बेटा, एटीपेज। तो मैंने क्या देखा कि भाई मेरे बॉडी के अंदर जो एटीपी पहले से स्टोर्ड था, उस एटीपी से जब मैंने एनर्जी बनाया, ठीक है, तब कौन सा एंजाइम ने उस एटीपी को ब्रेक डाउन किया, एटीपेज ने ब्रेक डाउन किया। ठीक है, एटीपी एंजाइम, एटीपेज एंजाइम ने इसको ब्रेक डाउन किया एनर्जी के फॉर्म में, मैंने एनर्जी बना लिया और मैं दौड़ गया आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जब मैंने इस एटीपी से एनर्जी बना लिया, तो इस अब ये एटीपी ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, अब ये एटीपी जो ब्रेक डाउन हुआ, तो मैं इसको अगर ऐसे बनाना चाहूँ एटीपी को, इसका केमिकल स्ट्रक्चर दिखाऊं आपको, इस तरीके से इसका केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये देखो, ये एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल, ये दूसरा फॉस्फेट का मॉलिक्यूल, और ये तीसरा फॉस्फेट का मॉलिक्यूल। ठीक है, ये देखो, एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, और ये तीसरा मॉलिक्यूल। तो जब आप एनर्जी बनाते हो, तो जो इसका थर्ड मॉलिक्यूल होता है, क्या मैंने क्या बताया था, ये जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड होते हैं ये, ठीक है, मान लो फॉस्फेट का मॉलिक्यूल, ये फॉस्फेट का मॉलिक्यूल, ये फॉस्फेट का मॉलिक्यूल, तो जो ये बॉन्ड होता है इसका, ठीक है, इस बॉन्ड में इनकी एनर्जी छुपी रहती है, इस बॉन्ड में इसकी एनर्जी छुपी रहती है। तो जो ये थर्ड मॉलिक्यूल होता है आपका फॉस्फेट का, इसी के अंदर आपका एनर्जी स्टोर रहता है, और इसी से हम लोग एनर्जी बनाते हैं। तो जब हमने ये एटीपी के अंदर कितने मॉलिक्यूल थे फॉस्फेट के, 3 मॉलिक्यूल थे, इसमें से हमने एक मॉलिक्यूल से एनर्जी बना लिया, तो फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल बचे, 2। तो एटीपी किसके अंदर आपका टूट जाएगा, फिर ये एडीपी के अंदर टूट जाएगा, किसके अंदर, एडीपी में। ठीक है, एडीपी के अंदर। इस एडीपी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एडिनोसाइन डायोफॉस्फेट, एडिनोसाइन डायोफॉस्फेट, फॉस्फेट। ठीक है, अब मुझे बताओ, यहाँ पे मेरे पास फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, फॉस्फेट के मेरे पास 2 मॉलिक्यूल है। अगर मैं इसके अंदर कहीं से जुगाड़ करके एक फॉस्फेट का अगर मॉलिक्यूल ऐड कर दूंगा, तो क्या फिर ये एटीपी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बताओ, है ना, बोलो बनेगा नहीं बनेगा। अगर मैं इसको कहीं से एक एटीपी दे दूं, सॉरी, एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल दे दूं, तो एटीपी बन जाएगा दोबारा से, है ना, एटीपी बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो आओ इस एक फॉस्फेट का इंतजाम करते हैं, कहीं से ढूंढ के लाते हैं इसे, एक फॉस्फेट का। ठीक है, इस एक फॉस्फेट को हम लोग ढूंढ के लाते हैं। तो हमने अपने बॉडी के अंदर देखा, तो हमें पता चला कि भाई हमारे मसल्स के अंदर क्या चीज स्टोर्ड है, क्रिएटिन फॉस्फेट स्टोर्ड है। क्या स्टोर्ड है, क्रिएटिन फॉस्फेट या फॉस्फोक्रिएटिन स्टोर्ड है। ओके, तो हमने देखा हमारे बॉडी के अंदर क्या स्टोर्ड है, क्रिएटिन फॉस्फेट या फॉस्फोक्रिएटिन हमारे बॉडी के अंदर स्टोर्ड है। अब यहाँ पे एडीपी कह रहा है, यार मुझे कहीं से फॉस्फेट दे दो बस तुम, है ना, मेरे पास फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल है, एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल कहीं से इंतजाम करके दे दो। तो हमने देखा हमारे बॉडी के अंदर क्रिएटिन फॉस्फेट या फॉस्फेट मॉलिक्यूल है। ठीक है, मान लो क्रिएटिन फॉस्फेट, मैं इसको लिख देता हूँ। तो देखा भाई यहाँ पे एक फॉस्फेट लिखा हो, एक फॉस्फेट है, तो हमने क्या किया, इस फॉस्फेट को क्या कर दिया, इसको डोनेट कर दिया। इस एडीपी को हमने क्या कर दिया, इसको डोनेट डोनेट कर दिया, एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके पास एक क्या चला गया, फॉस्फेट चला गया मॉलिक्यूल। अब बोलेगा अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, मजे आ गए, है ना,
मौज आ गई जिंदगी की। तो ये दोबारा से क्या बनेगा, एटीपी, और फिर उसके बाद क्या कर देगा, ये आपको एनर्जी दे देगा। अब देखो इस क्रिएटिन फॉस्फेट से जब हम दोबारा से एटीपी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस क्रिएटिन फॉस्फेट फॉस्फेट को भी तो कोई मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन करेगा, कोई एंजाइम ब्रेक डाउन करेगा इसको, ठीक है। इस क्रिएटिन फॉस्फेट को जो एंजाइम ब्रेक डाउन करता है, कौन सा एंजाइम है वो, क्रिएटिन काइनेज। क्या है, क्रिएटिन काइनेज। कौन सा एंजाइम है, क्रिएटिन काइनेज, जो इसको ब्रेक डाउन करता है जब आप इसको एटीपी को एक मॉलिक्यूल देते हो, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ध्यान सुनना, हमने दो चीज देखी, एक तरफ तो हमने एटीपी से एनर्जी बनाया जो स्टोर्ड एटीपी है, ओके। फिर हमने एक तरफ क्या देखा, क्रिएटिन फॉस्फेट से एनर्जी बनाया, ठीक है। और इन दोनों को कंबाइन करके हमने क्या बोला कि भाई इन दोनों कंबाइन करके हमने एटीपी पीसीआर सिस्टम बोला। तो ये जो पूरा सिस्टम है आपको वो कितने टाइम तक एनर्जी देगा, तो ये जो दोनों सिस्टम मिला के हम लोग देखे तो ये आपको 10 से 15 सेकंड तक एनर्जी देगा। कितना, 10 से 15 सेकंड तक। कुछ बुक्स में 10 से 12, कुछ में 10 से 13, 14 ऐसे आपको देखने को मिलेगा। 10 से 15 सेकंड नॉर्मली आपका रहता है। उसके अंदर अब इसको अगर हम और फर्दर ब्रेक डाउन करें तो 3 से 4 सेकंड एनर्जी जो है आपको वो एटीपी देता है। कितना, 3 से 4 सेकंड एनर्जी जो है आपको वो एटीपी देगा, ठीक है। और आपको 8 से 12 सेकंड, ठीक है, 8 से 10 सेकंड या 12 सेकंड जो है आपको कौन एनर्जी देगा, आपको क्रिएटिन फॉस्फेट एनर्जी देगा, ठीक है। कलेक्टिवली क्या हो जाएगा, 10 से 15 के आसपास आपका जो है टाइम निकल के आ जाएगा। 10 से 15 आपका जो है वो टाइम निकल के आ जाएगा इसका। तो ये चीज है इसके अंदर, ठीक है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसको देखते हैं अभी, तो देखते हैं अभी, ओके। अब देखिए ये एटीपी स्टोर्ड है हमारे बॉडी के अंदर, फॉस्फोक्रिएटिन जो है वो ब्रेक डाउन करके आपका आएगा ये एटीपी पेज, जो कि सेम चीज वही है। देखो एटीपी को कौन ब्रेक डाउन कर रहा है, एटीपेज, ठीक है। एनर्जी मिल गया आपको। फिर उसके बाद क्रिएटिन काइनेज ब्रेक डाउन करेगा आपका वो क्रिएटिन फॉस्फेट को, और फिर उसके बाद जो आपका एटीपी मिल जाएगा आपको। ये चीज के अंदर लिखा गया आपका ATP system dominate source of muscle energy intensity exposure last for 10 seconds less, for example lactic acid। आगे 10 से 15 सेकंड वाला बात, ठीक है। 1 से 4 सेकंड क्या देगा आपको, स्टोर्ड एटीपी, और उसके बाद 4 से 10 सेकंड आपको क्या देगा, एटीपी सीपी जो है आपको सीपी क्रिएटिन फॉस्फेट देगा आपको। और टोटल आपको 12 से 15 सेकंड का एनर्जी मिलता है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा एक चीज आप लोग ध्यान दोगे अभी, तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा, बेसिकली होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब आप एटीपी से एनर्जी बनाते हो, क्या बोला मैंने, जब एटीपी से आपने एनर्जी बनाया, ठीक है, तो कौन सा एंजाइम इसको ब्रेक डाउन कर रहा है, एटीपीएस एंजाइम इसको ब्रेक डाउन कर रहा है, ओके। होता क्या है, अगर आप पूरा और कितना एनर्जी मिलता है आपको, 7.03 किलो कैलोरीज एनर्जी बनता है, मिलता है आपको। कितना, 7.3 किलो कैलोरीज आपको एनर्जी मिलता है। तो जब इस एटीपी से आप एनर्जी बना रहे हो और इसको ब्रेक डाउन कर रहा है एंजाइम कौन सा, एटीपीएस, तो इसके बीच में आपका वाटर का भी बहुत बड़ा रोल आता है। सबसे पहले एटीपी आपका वाटर के साथ मिलता है, तब जाके एटीपीएस एंजाइम इसको ब्रेक डाउन करता है। तो वाटर का बहुत बड़ा आपका रोल आता है। अभी जब आप पढ़ोगे और अच्छे से, जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन पढ़ोगे तो उसमें आपको अच्छे से वाटर का कॉन्सेप्ट, H2 का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो अभी के लिए बस इतना समझो, एटीपी क्या करता है आपका, वाटर के साथ मिलता है, तब जाके एटीपीएस एंजाइम इसके ऊपर रिएक्ट करता है और तब जाके आपको एनर्जी मिलता है। कितना, 7.3 किलो कैलोरीज आपको एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखें। अब होता क्या है, ध्यान सुनना मेरी बात को। अब हम लोग थोड़ा सा स्पोर्ट्स इनिंग के अंदर चलते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एटीपी पीसीआर सिस्टम, अब हमें अगर इसको ट्रेन करना है, इसको हमें ट्रेन करना है, ठीक है। तो हम इसकी ट्रेनिंग करेंगे कैसे, ठीक है, इसकी ट्रेनिंग करेंगे कैसे। आपको पता है कि आपके मसल्स के अंदर 80 से 100 ग्राम के आसपास क्या स्टोर्ड है जी, क्रिएटिन फॉस्फेट स्टोर्ड है, ठीक है, जो आपको 4 से 10 सेकंड तक एनर्जी देगा, ओके। फिर उसके बाद आपने देखा कि भाई एटीपी आपको जो है वो कितना एनर्जी देगा, कितना सेकंड तक, 4 सेकंड तक आपको एनर्जी देगा। ये किस कौन सी एक्टिविटी के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल है जी, 100 मीटर के लिए रिस्पॉन्सिबल,
कितना 100 मीटर के लिए रिस्पॉन्स। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देंगे, मान लो मैंने क्या किया, मेरा ये क्रिएटिन फॉस्फेट का स्टोर है, मैंने 100 मीटर रनिंग की हाई इंटेंसिटी के साथ। ठीक है, 100 मीटर, 70, 80 मीटर मान लो, 90 मीटर मान लो, मैंने 80 मीटर या 100 मीटर रनिंग किया। तो जब मैं ये रनिंग कर रहा हूँ तो मेरा ये स्टोर खाली होगा नहीं होगा? स्टोर, तो ये स्टोर है ये क्रिएटिन फॉस्फेट का, ये स्टोर क्या होगा? खत्म होगा। क्या हो गया? खत्म हो गया। ये स्टोर क्या, अरे टंकी खत्म हो गई, ये तो टंकी खत्म नहीं करनी थी, स्टोर खत्म करना था। तो ये मैंने क्या किया, जब 100 मीटर की रनिंग कर रहा हूँ मैं एग्जाम्पल की हाई इंटेंसिटी के साथ, क्या हो गया? ये स्टोर खत्म हो गया। अब मैंने क्या किया, 100 मीटर रनिंग किया, ये स्टोर खत्म, मैंने इसके बाद क्या किया, 2 से 3 मिनट रेस्ट कर लिया। ठीक है, कंप्लीट रेस्ट किया। तो 2 से 3 मिनट जब मैं रेस्ट करूंगा तो उसमें क्या होगा, ये क्रिएटिन फॉस्फेट का स्टोर फिर से भर जाएगा। फिर मैंने दोबारा से 100 मीटर का रनिंग किया हाई इंटेंसिटी के साथ, तो ये दोबारा स्टोर खत्म हुआ। ठीक है, दोबारा स्टोर खत्म हुआ ये। फिर इसके बाद मैंने दोबारा रेस्ट किया, तो फिर ये स्टोर फिल हो गया। फिर मैंने दोबारा से क्या किया, 100 मीटर रनिंग किया, तो ये दोबारा स्टोर खत्म हो गया। फिर मैंने दोबारा से क्या किया, रेस्ट किया, रेस्ट किया, तो ये क्रिएटिन फॉस्फेट का जो स्टोर है वो भर गया। ठीक है, ये फिल हो गया आपका। तो जब इस तरीके से आप कंटिन्यूसली इसको कंटिन्यूसली इस तरीके की आप एक्टिविटी कर रहे हो, तो आप क्या ट्रेन कर रहे हो यहाँ पे? मान लो आप मसल बाइसेप्स को कंटिन्यूसली बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हो, तो बाइसेप्स के अंदर हाइपरट्रॉफी होती है ना। तो जब आप इस तरीके से एक्सरसाइज करते हो, तो जो आपका ये एटीपी पीसीआर का स्टोर है या क्रिएटिन फॉस्फेट का आपका स्टोर है, आप इसको भी तो ट्रेन कर रहे हो, है ना? इसको भी तो डलता है कि अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने ट्रेन करना है, मैंने ज्यादा इसको थोड़ा स्टोर कर को बढ़ा के रखना है। इसको आप ट्रेन करते हो, क्या करते हो, इसको भी आप ट्रेन करते हो। मतलब आप क्रिएटिन फॉस्फेट के स्टोर को ट्रेन करते हो, यहाँ पे इसका कंटेंट बढ़ाने की कोशिश करते हो आप लोग, और अच्छे से इसको यूज कर पाओ, तो ये भी आप करने की कोशिश करते हो। ठीक है, ये चीज होता है आपका। तो क्या है, स्केलेटल मसल्स स्टोर 80 to 100 ग्राम ऑफ क्रिएटिन फॉस्फेट। फिजिकल ट्रेनिंग इंक्रीज द मसल क्वांटिटी ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट्स। द मोस्ट इफेक्टिव ट्रेनिंग यूजेस 6 to 10 seconds ऑफ इंटरवल मैक्सिमम मूवमेंट इन स्पेसिफिक एक्टिविटी रिक्वायरमेंट, स्प्रिंटिंग पावर कैपेसिटी, और उसके बाद आप 2 से 3 मिनट का जो है रेस्ट कर लोगे, तो क्या चीज हो जाएगा आपका, एटीपी का रीसिंथेसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एटीपी का रीसिंथेसिस हो जाएगा। मतलब क्रिएटिन फॉस्फेट हुआ, क्रिएटिन फॉस्फेट से फिर ये जो एडीपी बना था आपका, ठीक है, उसमें क्रिएटिन आया आपका जुड़ के, एटीपी आपका फिर बन गया। ठीक है, 6 से 10 सेकंड का इसको लिखना, 100 मीटर की जगह 670 मीटर 60 मीटर मान लो, तो 6 से 10 सेकंड का क्या किया आपने, एक्सरसाइज। फिर 2 से 3 मिनट का रेस्ट। 2 से 3 मिनट का रेस्ट कर रहे हो तो इसमें क्या हो रहा है आपका, एटीपी का रीसिंथेसिस। ओके, फिर दोबारा से क्या किया, 6 से 10 सेकंड का एक्सरसाइज, तो ये आपका एटीपी स्टोर खाली, फिर रेस्ट करोगे तो इसका क्या होगा, रीसिंथेसिस, एटीपी का रीसिंथेसिस। ठीक है, तो क्या कर रहे हो आप, एटीपी पीसीआर सिस्टम को क्या कर रहे हो, यहाँ पे ट्रेन कर रहे हो। ठीक है, जिससे इसका कंटेंट वगैरह सारी चीज आपका इंक्रीज होगा। तो ये चीज है इसमें। ओके, जैसे मैंने आपको बताया क्या, कि जब आपका एक एटीपी से आप एनर्जी बनाते हो, तो एटीपीज एंजाइम इसको ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो ये ब्रेक डाउन होता है आपका एडीपी के अंदर, इसमें एडीपी के अंदर। अब जब एटीपी से जब आपने एनर्जी बनाया, तो ये ब्रेक डाउन हुआ एडीपी के अंदर। अब इस एडीपी को हम क्रिएटिन फॉस्फेट से एक मॉलिक्यूल डोनेट करवाते हैं, है ना? डोनेट करवाते हैं एक मॉलिक्यूल, किसका, फॉस्फेट का। ठीक है, क्या कर रहे हैं, ये क्रिएटिन फॉस्फेट अपना फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल डोनेट कर रहा है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है आपका, ठीक है, ये जो प्रोसेस हो रहा है आपका जिसमें ये डोनेट कर रहा है क्रिएटिन फॉस्फेट, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन। क्या बोला मैंने, कि जब फॉस्फेट का मॉलिक्यूल आपका क्रिएटिन फॉस्फेट डोनेट कर रहा है किसको, एडीपी को, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन, क्या बोला हमने, फॉस्फोराइलेशन। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जब ये
क्रिएटिन फॉस्फेट अपना मॉलिक्यूल डोनेट कर रहा है एटीपी को, तो यहाँ पे कहीं ऑक्सीजन की बात है क्या? यहाँ पे कहीं ऑक्सीजन की बात है क्या? यस नो? ऑक्सीजन की यहाँ पे कहीं जिक्र विक्र हुआ है क्या? या मैंने अभी तक ऑक्सीजन का कोई नाम वाम लिया क्या? नहीं लिया। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या है? फॉस्फोराइलेशन। क्या? फॉस्फोराइलेशन। ओके, तो फॉस्फोराइलेशन कौन सा फॉस्फोराइलेशन? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहने का मतलब क्या है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहने का मतलब है कि जब फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल, फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल जो है आपका डोनेट किया गया विदाउट ऑक्सीजन या विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा? उसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई बात नहीं हुई, तो उसको हमने क्या बोला? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब यहीं पे क्या हो गया कि एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है, फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है आपका। ठीक है, तो इस फॉस्फेट के मॉलिक्यूल को डोनेट कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, बट यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जब फॉस्फेट का मॉलिक्यूल डोनेट हो रहा है तो उसको तो हम फॉस्फोराइलेशन ही बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे? फॉस्फोराइलेशन। बट किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। समझ आ गया? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन किस में होता है? आपका एरोबिक सिस्टम में होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पड़ा गया आपका। ये देखो, आप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ा था ना आप लोगों ने, देखो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो इसलिए इसका नाम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ही पड़ा। तो ये चीज हो गया आपका, ये भी हो गया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब नेक्स्ट है कितना टाइम हो गया? ग्लाइकोलिटिक सिस्टम। नो बावन, चलो इसको कल स्टार्ट करेंगे। क्या डज इट डन आफ्टर 10 सेकेंड्स? विच वन? एजाज कौन से वाला? ऑक्सीडेटिव सर। नहीं, 10 सेकंड के बाद नहीं, 10 सेकंड के बाद नहीं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है आपका, देखो यहाँ पे क्या होता है, समझना इस चीज को। जब आप ग्लूकोज, ये जो एटीपी पीसीआर सिस्टम तो आपका 10 से 15 सेकंड तक काम करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या आपका ग्लूकोज या ग्लाइकोजन से आप एनर्जी बनाते हो। ठीक है, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन से एनर्जी, तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन भी आपका कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। ठीक है, किसमें? पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। अब जब यहाँ पे भी आपको ऑक्सीजन नहीं होता ना, तो ये विदाउट ऑक्सीजन है, तो ये लैक्टेट की फॉर्म में, लैक्टिक एसिड की फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लैक्टेट या लैक्टिक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो पायरुवेट है आपका, ठीक है, अब यहाँ पायरुवेट, ग्लूकोज से आपका पायरुवेट तक आने में इसके बीच में कई एटीपी फॉर्म होते हैं आपके। क्या? कई आपकी एटीपी बनते हैं और कई H प्लस आयंस निकलते हैं आपके। अब ये पायरुवेट है, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस रहा, मैंने क्या बोला? ऑक्सीजन का प्रेजेंस, मैंने यूटिलाइज नहीं बोला, मैंने क्या बोला कि इस पायरुवेट के पास अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, ठीक है, तो ये पायरुवेट क्या होगा? तब आपका लैक्टिक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाएगा। एसीटोस इसमें वाला है। एसिटाइल कोए के अंदर आपका कन्वर्ट होगा। ठीक है, अभी भी ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा, मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी भी ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा। अब ये एसिटाइल कोए क्या होगा? ये एसिटाइल कोए आपका फर्दर किस में जाएगा? आपका क्रैब साइकिल के अंदर। यस सर, चेन के अंदर क्रेब ठीक है, साइकिल में। अभी जब क्रैब साइकिल चलेगी आपकी, तो इसके बीच में भी कई आपके एटीपी बनेंगे। ठीक है, कई आपके H प्लस आयंस निकलेंगे। ठीक है, तो कई सारे ऐसे केमिकल वेस्ट निकलेगा आपका। तो यहाँ पे भी जो आपका वेस्ट निकला, केमिकल वेस्ट निकला, सॉरी वेस्ट नहीं निकला आपका, जो ये आपका H प्लस आयंस निकला या फिर ये एटीपी जो निकला, बेसिकली H प्लस आयन जो निकला आपका, ये फिर क्या होगा? ये सब फिर फर्दर आपका आएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, ये फिर आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में आपकी एक साइकिल चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल। चेन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आपके यस H सर। प्लस आयंस है, ये सारी चीज यहाँ पे आती है। जब यहाँ पे ये H प्लस आयंस आए आपके, ठीक है, तब यहाँ पे ऑक्सीजन का रोल आता है आपका। समझ गए अभी? तो यस यहाँ सर, पे ये मुझे समझ ऑक्सीजन, आ रहा है। वो आपने डिफरेंस बताई थी ना उसमें, ऑक्सीडेटिव में और खाली फॉस्फोराइलेशन में। हाँ
तभी मैंने बोला कि वो अराबिक में आएगा ना तो बाद में यूज होगा, जब वो वाला टाइम खत्म हो जाएगा, हाँ एटीपी पीसी का टाइम खत्म होगा तब वो स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, तो मैंने भी बोला ना कि जब ऑक्सीजन का काम कहाँ पे हाँ आता है, हाँ। ऑक्सीजन का काम यहाँ पे आता है ना एटीसी के अंदर। मैंने आपको प्रोसेस बताया बस कि फॉस्फोरिलेशन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तब उसको हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बोलेंगे। मैंने ये थोड़ा वही बोला बात कि है एटीपी पीसीआर के अंदर सर। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। सर इससे पहले ना, पहले मेरे को बीच में लीव हो गया था सर। हम्म। इससे पहले ने आप ना प्रोटीन पढ़ा रहे थे सर। प्रोटीन, हाँ। तो हाँ जी सर, प्रोटीन में आपने बोला कि ग्लूकोज और फैट बनना चाहिए तब जाके वो यूज हो जाएगा। ग्लूकोज बनना चाहिए तब जाके वो एनर्जी बनता है। वो प्रोटीन तो अमाइनो एसिड में पहले ब्रेक डाउन होगा सर। हाँ, अमाइनो एसिड ही पर फिर पायरुवेट बनता है ना। एमिनो एसिड के अमाइनो एसिड बाद, ही एमिनो एसिड के फिर बाद, सुनो सुनो पायरुवेट नहीं बनेगा। हाँ जी हाँ जी। मेरी बात सुनो, क्या होता है, हाँ जी। एमिनो एसिड के बाद आपका जो वो एमिनो एसिड है आपके लिवर के हेपेटिक सेल में जाता है, वहां पे प्रोसेस चलता है उसका प्रॉपर, ठीक है, तब जाके ये कन्वर्ट होता है आपका ग्लूकोज के फॉर्म में, देन आफ्टर आपको एनर्जी मिलती है। अच्छा, इसको पायरुवेट नहीं बनता सर? क्या चीज? इसका पायरुवेट नहीं बनता जैसे फैट का बनता है या ग्लूकोज का बनता है? इसका भी पायरुवेट बनता है लेकिन उसका प्रोसेस अलग है, इसका ग्लूकोज की तरह पायरुवेट नहीं बनता उसका, ठीक है। हाँ और जी। ये पायरुवेट अभी आपका स्टार्टिंग में नहीं बनेगा। पायरुवेट कैसे बनेगा, उसके पीछे का प्रोसेस है, डीएमिनेशन करना पड़ता है, वो आपके आगे का टॉपिक है, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कि थोड़ा सा वेट करिए, जब आगे आएगा वो चीज तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी अभी आप ठीक देखोगे है तो सर। ये आपके आने वाले टॉपिक्स हैं, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आ गया ये रहा। ये देखो ये रहा, ये प्रोटीन जो है आपका, ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अब ये पायरुवेट ऐसे यस डायरेक्टली सर। नहीं बनता, इसके पीछे इस, ये ना आपका ये अमीनो एसिड बनने के बाद ये कन्वर्ट होगा पहले ग्लूकोज में, ठीक है। अब ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद, ठीक है, ये जब ट्रैवल करता है आपके साइटोसोल में, तब जाके पायरुवेट बन के तब एनर्जी देता है। ये देखो कॉमन पाथवे होता है सभी का, चाहे आप प्रोटीन ले लो, कार्बोहाइड्रेट ले जी लो, जी जी ठीक है, हाँ। और फैट कई टाइप्स यस। के होते हैं आपके, ठीक है। कई टाइप्स के आपके फैट होते हैं, तो जिनका मॉलिक्यूलर कंपाउंड वीक होगा तो वो फिर इधर आपका ये पाथवे फॉलो करेगा, सॉरी जिसका वीक होगा वो आपका ये वाला पाथवे फॉलो करेगा, फिर इसका इस तरीके से चलेगा, अभी ऐसे टाइल कोई बनेगा, तो मैं सारा प्रोसेस बताऊंगा आप लोगों को, थोड़ा वेट करिए, ओके। ठीक है सर। ठीक है ठीक। ठीक है।